नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। घोसी उपचुनाव में सपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जहां इस चुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह को करारी शिकस्त दी और करीब 40,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं जीत के बाद एक बार फिर शिवपाल की चर्चा होने लगी। दरअसल सपा दफ्तर के बाहर सपा समर्थकों ने टाइगर अभी जिंदा है का होर्डिंग लगा दिया। शिवपाल यादव घोसी में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और उन्होंने घोसी के मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में निर्भय होकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत है, इसलिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ये सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवपाल यादव के समर्थक ने ये होर्डिंग लगवाई है, तो ये होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, सपा समर्थकों के द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है जिसमें शिवपाल को लेकर लिखा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। जहां एक तरफ घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, तो दूसरी तरफ अब ये होर्डिंग वॉर देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, सपा का पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जहां सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, अगर बात करें जिस प्रकार से सपा के दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगना शुरू हुई है, कल भी एक होर्डिंग लगी थी जिसमें ओम प्रकाश राजभर को दगा हुआ कारतूस बताया था। इसके बाद राजनीति गरमाना शुरू हुई और फिर बाद में इससे होर्डिंग को हटा लिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के समर्थन में उनके कार्यकर्ता टाइगर अभी जिंदा है के होर्डिंग लगाए थे। इस बात की पहचान है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से घोसी में उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट शिवपाल यादव को जाता है। इस बार अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को खुली छूट दी और घोसी का उपचुनाव उनके भरोसे छोड़ा था और उस भरोसे को शिवपाल यादव ने कायम रखा और 42,759 वोटों से दारा सिंह चौहान को सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने हराया। अगर बात करें तो जिस प्रकार से अगर दो विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो खतौली और जिस तरीके से घोसी में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। शिवपाल यादव ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वहां डेरा डाला था, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, चाहे घर घर जाके वोट मांगने की बात हो। मतदान वाले दिन तक शिवपाल यादव की नज़र घोसी विधानसभा पर रही थी और इसका नतीजा भी निकल के सामने आया। जिस तरीके से बात की जाए तो पीडीए फार्मूला समाजवादी पार्टी यहाँ लागू करने में सफल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव इसी दरमियान है, 6-8 महीने का समय बचा हुआ है और पूर्वांचल में सपा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए 2022 में, तो आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी और घोसी का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी समाजवादी पार्टी ही बढ़त बनाई रही थी। इसके पास ही वो सीट थी। सुधाकर सिंह को उस समय प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन दारा सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने के बाद उनको टिकट सपा की तरफ से दे दिया गया था। जब दारा सिंह चौहान ने सपा को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, इसके बाद सुधाकर सिंह को पुनः प्रत्याशी बनाया गया और इस बार अगर बात की जाए जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो बीजेपी का साथ उन्होंने नहीं दिया। खासकर बीजेपी के लोकल कार्यकर्ताओं में दारा सिंह चौहान को लेकर नाराजगी थी कि अन्य पार्टियों से लाकर लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। ऐसे में जिसके खिलाफ वो वोट मांग रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके लिए वो वोट मांगने कैसे जाए। ऐसे तमाम समीकरण थे जो भाजपा की हार के कारण बने, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि शिवपाल यादव, अकेले शिवपाल यादव घोसी उपचुनाव में टिक कर खड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं, नेताओं पे अकेले शिवपाल यादव भारी पड़े, इसलिए वहाँ की जो सीट है वो सपा की झोली में जाकर गिरी। विवेक, ये जो सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाई गई है, ये किसके द्वारा लगाई गई, क्या इसकी कोई जानकारी है? भाई फोन कट गया। क्या विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि शिवपाल यादव के समर्थकों के द्वारा ये सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी को घोसी में भारी जीत मिली, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी का होर्डिंग वॉर भी देखने को मिल रहा है।
टाइगर अभी जिंदा है लिखी होर्डिंग लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सपा समर्थकों के द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है का होर्डिंग लगाया गया है। शिवपाल यादव घोसी में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और उन्होंने घोसी के मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में निर्भय होकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि आपका एक एक मत लोकतंत्र की ताकत है, इसलिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, ये जो सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाई गई है, ये किसके द्वारा लगाई गई है? क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय के बाहर शिवपाल यादव के समर्थकों के द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है और शिवपाल यादव आज के नहीं बल्कि पुरोधा नेता है। समाजवादी पार्टी को बनाने में शिवपाल यादव का उतना ही योगदान है जितना समाजवादी पार्टी के पुरोधा और धरती पुत्र स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का योगदान रहा है। जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी की परिकल्पना की थी, शिवपाल यादव ने इस पार्टी को उसी ढर्रे पर लेकर आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने कई बार सत्ता में रह के सरकार बनाई है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री चुने जा चुके थे। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को बनाने में काफी निर्णायक भूमिका शिवपाल सिंह यादव की रही है। शिवपाल सिंह यादव ने जब वापसी समाजवादी पार्टी में की, जिस तरीके से बात की जाए, उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कमान जो है अपने ऊपर लेते हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में बिगुल फूंक दिया था। अखिलेश यादव को अपने चाचा पे भरोसा था और उस भरोसे की ही जीत घोसी विधानसभा उपचुनाव में रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से टाइगर जिंदा है की होर्डिंग लगी है, यह संकेत करता है कि शिवपाल यादव आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए काफी कुछ करने का जज्बा रखते हैं और जिस तरीके से घोसी विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने अपनी सक्रियता के माध्यम से सपा के खाते में यह सीट डाली है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि चाचा भतीजा के एक होने से उन्हें कितना नुकसान आगे उठाना पड़ेगा अगर इनकी कोई काट नहीं ढूंढी गई तो। विवेक, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को घोसी में जीत हासिल हुई है, इससे कितनी मजबूत हुई है सपा? देखिए, अगर बात की जाए तो एक मानसिक रूप से समाजवादी पार्टी काफी मजबूत हुई। अगर पिछले कुछ उपचुनावों की बात की जाए तो मैनपुरी का उपचुनाव जो था वो समाजवादी पार्टी के खाते में गया, खतौली का जो उपचुनाव था वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में गया, अब यहाँ का जो उपचुनाव घोसी का हुआ वो समाजवादी पार्टी के खाते में गया। एक रामपुर का चुनाव हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अगर बात की जाए तो उपचुनावों के इस दौर में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर 20 साबित हुई है और इस बार का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है वो खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी को बजा सकता है, क्योंकि चाचा भतीजा अब एक हुए हैं। और जिस प्रकार से शिवपाल यादव ने अपनी लॉबिंग की है पार्टी कार्यकर्ताओं की, जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी हो रही थी, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बयानबाजी का भी जवाब दिया और जमीनी स्तर पर काम करके भी दिखाया कि किस प्रकार से कोई चुनाव जीता जाता है, उपचुनाव जीता जाता है। साथ ही साथ सपा के उन नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि किस प्रकार से जमीनी स्तर पर काम करके किसी चुनाव को अपने पाले में ले जाता है, माहौल बनाया जाता है। इधर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, विधायक, करीब 60 कैबिनेट के 60 विधायक और मंत्री मिला ले तो वहाँ पे जनसंपर्क कर रहे थे। AK शर्मा वहाँ पे लगे हुए थे, लगातार डिप्टी CM ब्रजेश पाठक वहाँ पे जा रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य ने वहाँ पे जनसंपर्क किया था। कोई भी ऐसा कैबिनेट का मंत्री नहीं बचा जो घोसी विधानसभा में अपनी पुरजोर आजमाइश न की हो। यहाँ तक कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी, लेकिन दारा सिंह चौहान की हार को कोई भी रोक नहीं सका। शिवपाल यादव अकेले वहां डटे हुए थे और लगातार अगर बात की जाए तो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार माहौल बनता जा रहा था। यही वजह है कि वहां पे बात की जाए तो भाजपा की हार हुई। साथ ही साथ बीजेपी के जो लोकल कार्यकर्ता थे वो दारा सिंह चौहान से खुश नहीं थे। पार्टी आलाकमान का आदेश तो था, लेकिन उनका ये कहना था कि जिस दारा सिंह चौहान के खिलाफ 2022 में वो खुलकर वोट मांग रहे थे, आखिर उसको जिताने के लिए वोट कैसे मांगे। तो कहीं न कहीं लोकल कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दारा सिंह चौहान को घोसी में ले डूबी और सपा धीरे धीरे ही सही लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।
तो देखिए सपा समर्थकों ने ये होर्डिंग लगाई है जिसमें टाइगर अभी जिंदा है लिखा हुआ है। तो शिवपाल यादव के समर्थकों द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई। आज G20 समिट का दूसरा दिन है। भारत आज ब्राजील को 2024 में G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपेगा। दिल्ली में मौजूद दुनिया के बड़े नेता आज राजघाट पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचकर सभी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम ने खादी से बने शॉल ओढ़ाकर मेहमानों का स्वागत किया। बता दें कि सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक समिट का तीसरा सत्र चलेगा। यहां वन फ्यूचर को लेकर समिट के तीसरे सत्र का आयोजन होगा और आखिरी में भारत मंडपम में संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। तो देखिए आज G20 समिट का दूसरा दिन है। G20 समिट को सफल बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में ये G20 का आयोजन हो रहा है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। वहीं आज के तमाम एजेंडे हैं जिस पर चर्चा भी होगी। G20 समिट को सफल बनाने के लिए तमाम कवायद की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए G20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहेगा कार्यक्रम का? देखिए, आपको बता दूं, सुबह से ही जिस तरीके से राजघाट पर सभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद महात्मा गांधी को फूल अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। तो कहीं ना कहीं जो बिजी शेड्यूल रहेगा, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी राजघाट पे मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्षों को जो भी हिंदुस्तान से जुड़ी हुई कलाकृति हैं उनको दिखाई जा रही है, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीजें वो दिखाई जा रही है। साथ ही साथ जो साबरमती जो आश्रम था जहां पर महात्मा गांधी चरखा चलाया करते थे उसको दिखाया गया। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को वहां पर खादी से बनी जो शॉल है उसको पहनाया गया। कहीं ना कहीं जो G20 को लेकर जिस तरह से जो मीटिंगों का दौर लगातार जारी है, उसके बाद लगभग 12:30 बजे तक ये मीटिंग का दौर रहेगा। उसके पहला जो सत्र है उसके बाद अन्य बैठकें भी होंगी। लेकिन इसके बाद बात कहें अगर G20 की, तो अब G20 नहीं रहा है, G21 हो गया है। G21 इसलिए हो गया है क्योंकि एक राष्ट्र और उसमें सम्मिलित हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल रहने वाला है वो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा, जिसके बाद लगातार जो है बैठकों का दौर चालू रहेगा। खासतौर पर जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है जो पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर है, चीन को लेकर है, चीन की जो घुसपैठ है, जो सीमा को लेकर सीमा विवाद है उसको लेकर मुद्दे उठाए जाएंगे। खासतौर पे ग्लोबल वार्मिंग के भी चीजें हैं, ऐसी कई अन्य चीजें हैं जो उन पर चर्चा की जाएगी। जी प्रवीण, देखिए जानकारी सामने आ रही है कि वन फ्यूचर को लेकर समिट के तीसरे सत्र का आयोजन होगा। तो ये क्या है वन फ्यूचर, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए, वन फ्यूचर का मतलब ये है कि सभी को साथ लेकर चलना है, एक ही दिशा में काम करना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग, इस तरीके की जो बात कही है। तो इसमें सभी देशों को साथ लेकर चलना है। आने वाली जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करनी है सभी देशों को। खासतौर पे हिंदुस्तान जिस तरीके से जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं जो उस पर भी कुछ हस्तक्षेप होने हैं, कुछ चाहे किसी अस्त्र के से संबंधित हो या कह सकते हैं कि अन्य और चीजें हैं उनसे भी संबंधित हो, तो उनको लेकर भी चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। हालांकि हिंदुस्तान लगातार अपनी जो भारत से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको दिखाया जा रहा है। अब मैं बात करूं तो तकरीबन सुबह के समय जब राजघाट पहुंचना था जिस तरीके से ऋषि शरण को, तो वो पहले अक्षरधाम पहुंचे। उन्होंने अक्षरधाम जाकर वहां पर दर्शन किए, उसके बाद वो राजघाट के लिए रवाना हुए। तो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हुई जिस तरीके से उनकी जो एक इच्छा शक्ति है वो सामने देखने को मिली। उसके बाद जो बाइडेन का इंतजार हो रहा था वो लास्ट में पहुंचे। उसके बाद फिर महात्मा गांधी की जो समाधि है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो कहीं ना कहीं देखिए देश की मजबूती, भारत प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी मजबूती साफ तौर पर देखी जा रही है कि किस तरीके सभी देश के राष्ट्रपति, हालांकि चीन इसमें नहीं आया है, चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा है। तो वो कहीं ना कहीं एक खिसियाने वाली बात कह सकते हैं कि किस तरीके से चीन जो है जिस तरीके से अपना रुख अपना रहा है, तो वो भी सब भारत पूरी दुनिया देख रही है उस चीज को। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर और कई अन्य चीजें हैं उनको लेकर भी चर्चा इस पर होगी। और लगातार जो चीजें हैं जिस तरीके से जो अन्य देशों में हो रही है या फिर अन्य जगह पर हो रही है उसमें भारत समर्थन भी कर रहा है बढ़ चढ़कर। और उसमें आगे से आगे जो चीजें हैं, जो नीतियां लागू होंगी, किस तरीके से लागू होंगी, उन पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं बैठकों के दौर के बाद, हालांकि देखिए हल्की सी बारिश यहाँ पर सुबह से कल लगभग रात से ही हो रही है, तो थोड़ा बहुत पानी जल भराव हो गया है, उसके कारण हो सकता है कुछ चीजें डिले हो। लेकिन जो तय मुताबिक जो रूट मैप है, जिस तरीके से मीटिंग का दौर है वो लगातार जारी रहेगा, उसमें कोई लेट लपेट नहीं होगा। जी प्रवीण, देखिए तैयारियां तो पहले ही कर ली गई थी, लेकिन G20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से ही जो बारिश रहे है, बारिश ने खलल डाला हुआ है। हालांकि जी। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि तय मुताबिक होने भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो पहले से ही कर ली गई थी मौसम विभाग को देखते हुए। कहीं ना कहीं बारिश का जो अनुमान लगाया जा रहा था वो भरपूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रात से ही जोरदार बारिश हुई। अब हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रोग्राम में खलल डालेगी ही बारिश, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो रहेंगे वो तय मुताबिक रहेंगे। उसमें क्या क्या चर्चाएं रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और किन चीजों पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, और किन बातों को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो देशों से आए हैं, उन पर किस तरीके से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। जी जी, धन्यवाद प्रवीण हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। G20 समिट का आज दूसरा दिन है, तो बता दें तमाम कार्यक्रम होंगे, तमाम मुद्दों पर बात भी होगी। वहीं सुबह से ही राजघाट पर वैश्विक भीड़ देखने को मिल रही है। विश्व भर के मेहमान राजघाट पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मैराथन बैठक आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर में स्थित L&T कार्यालय में हो रही भवन निर्माण समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। हालांकि अभी तक समिति की ओर से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि प्रतिष्ठा महोत्सव प्रबंधन समिति के बागडोर RSS प्रमुख भैयाजी जोशी ने संभाली है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले अयोध्या में तैयारी को लेकर मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। फिलहाल अभी समिति की ओर से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है। राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, देखिए अयोध्या में तैयारी को लेकर मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई? जी मयूरी, बता दें जिस तरह से अयोध्या में रामलला के मंदिर तैयार हो रहा है और तैयार होने में कुछ ही माह बाकी है। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी यानी मकर संक्रांति जनवरी में अगले साल जो है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वही बता दें आपको कि अभी ये जो 22 जनवरी बताया जा रहा है, अभी कोई डेट जो फिक्स नहीं हुआ है। 3 जो डेट बताया जा रहा है, तीनों पर मंथन जारी है। अगर 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त है, अगर प्रधानमंत्री मोदी इस पर मुहर लगा देते हैं तो इसी दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वही बता दें इसको लेकर अब जो है 3 दिवसीय बैठक अयोध्या में की जा रही है। कल से यानी शनिवार से लेकर कल आपको 11 तारीख तक की बैठक होगी और इस बैठक में तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद है और कई ऐसे कार्यकर्ता जो है अयोध्या के वो भी मौजूद है। यहाँ पे पुजारी भी उसमें वरिष्ठ मौजूद है। बताया जा रहा है कि इसमें मंथन जो हो रही है, इस मुद्दे पर मंथन हो रही है कि अगर रामलला के दर्शन के लिए पूरा देश टकटकी लगाया हुआ है, उस पल में अपने आप को इतिहास और उस पल को एक तरह से समर्पित करने के लिए सभी देश जो श्रद्धालु हैं या एक भक्त है, सभी टकटकी लगाए बैठे और वो घड़ी अब समाप्त होने वाली है। और इसी को एक भव्य तरीके से बनाने के लिए पूरे वहाँ पे तैयारी जोरों शोर से चल रही है। आपको बता दी मयूरी कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा ये राजाभिषेक के तहत क्या किया जाएगा। जिस तरह से भगवान राम का राजाभिषेक किया गया था, उसी तरह अब प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी जो है जोरों शोर से की जा रही है। वही बताया जा रहा है कि जिस तरह से जैसे कुंभ मेले के लिए तैयारी की जाती है, वैसे ही पूरी तैयारी करने के लिए 3 दिवसीय बैठक हो रही है। उस बैठक में कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि अनुमान भी लगाया जा रहा है मयूरी की 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है अयोध्या में पहुंचने वाली है और इन श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्था जो है पूरी तरह से की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इस बार जो अयोध्या की भौगोलिक स्थिति है उसमें भी पूरा तरह से मंथन किया जा रहा है कि क्या भौगोलिक स्थिति है और किस तरह और कितने श्रद्धालु और भक्त जो है अयोध्या में रह सकेंगे, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था और उनके जो है किस तरह से और अलग अलग व्यवस्थाओं के लेकर पूरा मंथन वहाँ पर किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि एक दिन में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कहीं ना कहीं आपको बता दें 10 लाख से श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन जिस तरह से जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं या वहाँ के पदाधिकारी है, उसे प्रशासन पूरी तरह से 5 लाख जो है श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस तरह से भगवान रामलला के यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसे सभी लोग जो देखने की ललायत थे, लेकिन एक साथ दर्शन कराना कहीं संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद मयूरी दर्शन कराने की जो योजना किया जाएगा। आपको बता दें कि देखिए तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन मंदिर की बात करूं तो अभी कितना काम हो चुका है मंदिर के निर्माण को लेकर?
जी मयूरी, आपको बता दें कि अभी जो है बन के दो जो आपको जो कहा जा रहा था कि 2 मंजिला जो हमारे अब रामलला की मंदिर तैयार हो रही थी, कहीं ना कहीं वो बन के अब तैयार हो गया और कुछ ही रूपरेखा अब बचा हुआ है। वही बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में भगवान रामलला की मूर्ति को तैयार किया जा रहा है। 3 राज्यों के जो कारीगर हैं वो तैयार कर रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान और आपको बता दें कि गुजरात में। और तीनों कारीगरों में जिस मूर्ति का आकर्षक और सुंदर होगा, उन मूर्तियों को अब गर्भगृह में कमल के जैसे पेड़ बनाया जाएगा, उस पे भगवान को विराजमान किया जाएगा। और ये उनके बता दें प्रतिमा जो 51 इंच लंबी होगी और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि भगवान राम का ये जो मूर्ति होगा उनके बाल काल का होगा और कहीं ना कहीं सभी जो श्रद्धालु हैं उनके दर्शन करने के लिए लालायित है। वही बताया जा रहा है कि इसमें भगवान राम के जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान ओमकारेश्वर शिव का भी मंदिर को विस्थापित किया जाएगा। गणेश भगवान की मूर्ति होगी, माँ शक्ति की मूर्ति होगी, तमाम ऐसे देवी देवताएं जो इसमें विराजमान किया जाएगा। आप भी बखूबी देख रही हैं मयूरी कि किस तरह से भगवान रामलला की जो मंदिर है वो जो तैयारियों की जा रही है, कहाँ से जो मूर्तियाँ लाई जा रही है और कई ऐसी चीज़ें जो उसमें अद्भुत कला से बनाया जा रही है। ऐसे ही उसमें शंख और जो उसमें लाइटें लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं शंख और तीर धनुष ऐसे वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जा रही है। तो इस तरह से वहाँ पे तैयारियाँ की जा रही है कि वो जो तैयारियाँ है सदियों तक, युगों तक याद रहे कि किस तरह भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ऐसे तमाम आपको बता दें मयूरी की तैयारियों में जिस तरह से शासन प्रशासन, वहीं कहते सुबह की योगी आदित्यनाथ अब बखूबी जाकर वहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। कितनी बार ऐसे वहाँ पे जा भी चुके, किस तरह से तैयारियों की जा रही है, कोई भी ऐसा जो नुकसान ना हो और ये तमाम ऐसी चीज़ों के दिशा निर्देश भी दे चुके हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि इसमें तैयारियों में कई ऐसे अलग अलग इंजीनियर को भी शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरह से भगवान रामलला के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु और वहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, उनकी व्यवस्थित करने के लिए, खान पान के व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह से जो है योगी आदित्यनाथ तैयारियों में जुट गए हैं। उनका साथ पे भी कहना है कि कोई ऐसी उसमें कमी ना छोड़ी जाए। तो कहीं ना कहीं भगवान रामलला की जो ये प्राण प्रतिष्ठा है वो राज्याभिषेक के तहत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनका जो राज्याभिषेक हुआ है उस तरह से प्राण प्रतिष्ठा किया जाए कि जिस तरह से लोग पूरे देशवासी जो है उनके दर्शन के लिए ललायित है और उन प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से सम्मिलित होने के लिए कहीं न कहीं राम भक्तों का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मैराथन बैठक आयोजित की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर में स्थित NLT कार्यालय में हो रही भवन निर्माण समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में विराजमान किया जाएगा। हालांकि अभी तक समिति की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि प्रतिष्ठा महोत्सव प्रबंधन समिति की डोर RSS प्रमुख भैयाजी जोशी ने संभाली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बंद रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।